जी, ब्रेक से आगे वापस आपको एक बार फिर से कहेंगे खुश-आमदीद एंड सुबह ख़ैर। जिस तरह हम देख रहे हैं कि माहौलियाती, मौसमियाती तब्दीलियाँ, उनके असरात पूरे मुल्क में ही हमें नज़र आ रहे थे और जब कराची में बारिश हुई तो हमने इसको फेस भी किया। जैसे-जैसे पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, वो बढ़ रही हैं और असरात की लपेट में पूरा मुल्क जो है वो आ रहा है। मुल्क भर में फैले हम देख रहे हैं जो तबाहकुन मनाज़िर हैं हमारी आँखों के सामने, हम सब जो हैं इसको ना सिर्फ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बल्कि यही कहना चाहिए कि हम शुरू से ही इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि भाई जो कहा जाता है कि मास्टर प्लान बन रहा है शहर के लिए, या फिर ये कहा जाता है कि कराची को जो है कोई देख नहीं रहा है, किसी भी आप सियासी पार्टी को देख लें, सब एक दूसरे को ब्लेम गेम करने लग जाते हैं। ये मनाजिर हमें हर वक्त ही देखने को मिलते हैं, लेकिन इस वक्त कई दिनों से जारी ये जो तब्दीली है, इसकी वजह से हमने ये भी देखा कि ना सिर्फ डिज़ास्टर आया, बल्कि कीमती जानों से भी लोग जो हैं वो गए हैं और अपने प्यारों से जब बिछड़े हैं लोग, तो उन्हें अंदाज़ा हुआ है कि इस वक्त उन्हें ना सिर्फ एक दूसरे का साथ देना, बल्कि ये भी देखना है कि जो तब्दीली आ रही है, ख़ास तौर से कराची जो इतना बड़ा शहर है, जिसे कहा जाता है कि इसमें तकरीबन पूरे मुल्क की आबादी जो है 10% रह रही है, तो इसको किस तरीके से जो है बचाया जा सकता है या इसके लिए किस तरह काम किया जा सकता है। लेकिन बारिश से पैदा होने वाली जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल हम देख रहे हैं, जो आफतें आई हैं, उसमें हमने ये देखा कि साहिली शहर होने के बावजूद जो कराची है, कराची में हद से ज़्यादा बारिश ने इस वक्त बदतरीन सूरत हाल पैदा कर दी है, चाहे वो सड़कें हों, गलियां हों, घर हों। जहां हम देख रहे हैं कि पहले ही बिजली पानी के मसले मसाइल थे, वहाँ 3 दिन से मुसलसल जो पूरा शहर है इस चीज़ को फेस कर रहा है कि ना बिजली है, ना पानी है, और हालात जो हैं वो इस वक्त बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। देखना ये है कि अब इस कुदरती जो आफात हैं, इनका मुकाबला किस तरह करना है, कौन से ऐसे इकदाम और स्टेप उठाने पड़ेंगे जिसकी बेस पे जो है हम आगे चल के अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। इसी हवाले से जो हमारी गेस्ट हैं उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मरियम शब्बीर साहिबा, इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट हैं, इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? सुबह खैर। जी, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम, सबसे पहले तो यहीं से बात शुरू करते हैं। माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीलियाँ मज़ीद पाकिस्तान के लिए जो हम मुश्किलें देख रहे हैं ऑलरेडी, क्या मुश्किलात ला सकती हैं? जी, देखिए हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि चाहे जो भी मौसम पाकिस्तान में होता है, वो तबाहकारियाँ ही ला रहा है। आप सर्दियों की बात करें तो देखें उस वक़्त बारिशें बहुत कम हो रही थी। खुश्कसाली का जो है बहुत ज़्यादा ख़तरा हो गया था। उसके बाद बहार का जब मौसम आया तो उसमें यालाबारी होगी और काफ़ी ज़्यादा आपके जो बागात हैं, किसानों के जो फसलें थीं उस वक़्त वो तबाह हुईं। उसके बाद जब गर्मियाँ आईं तो मॉनसून थोड़ा अर्ली आ गया और काफ़ी ड्यूरेशन का इस बार है जिसमें बारिशें भी आपकी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो सैलाब जगह-जगह आ गए हैं। फिर एक नया फिनोमेना जो है वो पाकिस्तान में क्लाउड बर्स्ट का है, जो ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में आपको देखने को मिल रहा है। नॉर्थ की तरफ जाएँ तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स की वजह से आप देखें कि गिलगित-बल्तिस्तान में 33 झीलें ऐसी हैं जो बहुत ही ख़तरनाक लेवल है उनका, वो ग्लेशियर के फटने की वजह से बनी थी और जी। वो किसी भी वक़्त जो है वो फट सकती हैं और मज़ीद इलाकों को ज़ेर-ए-आब ला सकती हैं। इसी तरह आप देखें कि बरसात ख़त्म होगी तो अगला जो हमारे लिए क्राइसिस स्टार्ट बैठा हुआ होगा वो है जी आपका स्मॉग का इशू, जिसमें शहरियों का साँस लेना दोबारा हो जाता है। ये सारे के सारे जो आपके क्लाइमेट एक्सट्रीम्स हैं, एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, ये आपके ना सिर्फ़ आपकी इकॉनमी को मुतासिर कर रहे हैं। आप देखें कि इस हालिया सैलाबों में भी जो इकोनॉमिक लॉसेस हैं हमारे, जिसमें लोगों के घर चले गए, बिज़नेसेस चले गए, सड़कें ख़राब हो गई, स्कूल आपके ख़राब हो गए, ये सारी चीज़ें तो आपकी लॉसेस हैं ही हैं। जी। ट्रिलियंस में आपको जो है वो पैसा चाहिए, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स जो है लोगों को रीबिल्ड करने के लिए। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट जो गौर करने वाली बात ये है कि नॉन इकोनॉमिक लॉसेस आप देखें कि मिसाल के तौर पर बहुत अफ़सोसनाक ख़बरें ये हैं कि एक ही ख़ानदान के 22-22, 24-24 लोगों की डेथ होगी। बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे कुछ सोशल मीडिया पे ऐसे मिले जिसका एक लड़के के पूरे माँ-बाप सब अपनी नज़रों के सामने उसके बह के उनकी डेथ हो गई। तो ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होते हैं, जिसकी अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है और ना ही ये जो आफ़ात हमारी आती हैं क्लाइमेट चेंज की वज़ह से उस पे कोई बात करता है। तो ये इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब रीबिल्ड एक मुआशरे को कर रहे होते हैं, एक सेहतमंद मुआशरे की जब हम बात करते हैं, तो उसमें ज़हनी सेहत बहुत ज़रूरी होती है जी। और उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए कि आप लोगों से बातचीत करें। तो इसके ये आपको मल्टीफ़ोल्ड किस्म के, यानी कि आपको इम्पैक्ट जो है वो नज़र आ रहे हैं। अभी ये देखें कि ये जो कचरा है इस सैलाब में इतना ज़्यादा
उससे आपके हेल्थ इश्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा सर उठाएँगे। स्नेक बाइटिंग के जो साँप सैलाब में लोगों को काट जाते हैं, उसकी खबरें ऑलरेडी आपने देखी हैं। जी, इसके अलावा फिर आप देखें कि हीट वेव का भी एक फिनोमेना हमें गर्मी में देखने को मिलता है। शहरों में अर्बन फ्लडिंग हो जाती है। बिल्कुल ठीक। तो क्राइसिस में इस वक़्त है जी, इसको मेरा ख़्याल है कि क्लाइमेट टेररिज़्म जो है वो इस वक़्त पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसानात हर सूरत में हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही मरियम आपने, लेकिन यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात ख़ास तौर से हम आपने कहा ना, हमें मेंटली तो हम हो ही रहे हैं इससे अफेक्टेड, लेकिन हमारा जो माशी तौर पे और ज़्यादा तबाहकुन हमें सूरत हाल नज़र आई है, जहाँ हम कहीं कहते हैं कि पाकिस्तान जो एक ज़रई मुल्क है, ज़रात उसकी मईशत का काफ़ी हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे हम ये देखते हैं जब इस तरह के क्लाइमेट चेंज आते हैं जहाँ पे सैलाब आ रहे हैं, बारिशें जो हैं वो इतनी इंटेंस हो रही हैं, तो इसमें इस वक्त फौरी तौर पर हुकूमत को किस किस्म के इकदाम लेने की ज़रूरत है? जी, देखिए ये जो सारे सूरत-हाल जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली इसका जो है वो फ़ौरी तौर पे इक़दामात कोई भी ऐसे नहीं हैं जो इसको बेहतर कर सकेंगे। हाँ, फ़ौरी तौर पे इस वक़्त जो फ़ोकस होना चाहिए और जो मेरा ख़्याल है गवर्नमेंट्स करने की कोशिश भी कर रही हैं, वो यही है कि लोगों को रेस्क्यू करें ज़्यादा से ज़्यादा, उनके हेल्थ पे जो है वो इस वक़्त ध्यान दें। हॉस्पिटल्स में जो है वो दवाइयाँ और हेल्थ कैंप्स में जो है वो ज़रूरी होनी चाहिए। टेम्परेरी शेल्टर्स जहाँ पे लोग जो है वो पनाह ले सकें, जिनके घर तबाह हो गए, और वहाँ पे उनके लिए खाने-पीने का बंदोबस्त करना, ख़वातीन की प्राइवेसी के इश्यूज़ होते हैं, उनका ख़्याल रखना। इसके अलावा मैंने 2019 में एक रिसर्च स्टडी की थी जिसमें 2010 के जो फ्लड के इफ़ेक्टिव्स थी ख़वातीन, उनको हरासा करने के वाक़यात भी सामने आए थे, क्योंकि जो इस तरह के अनासर होते हैं वो ऐसे हालात में भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसके अलावा ख़वातीन की और भी नीड्स होती हैं मंथली बेसिस पे, जिनको ऐसे क्राइसिस में जो है वो उसको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो जी। फ़ौरी तौर पे तो किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आप देखें, मूविंग फॉरवर्ड हमें जो अर्ली वार्निंग है, उस पे मज़ीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है और उसको कम्युनिकेट करने की इफ़ेक्टिवली ज़रूरत है, ताकि लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो निकल सकें। इसके अलावा कम्युनिटीज़ को ग्रास रूट लेवल पे ट्रेन करने की ज़रूरत है, ताकि ऐसी आफ़ात आएँ तो अपनी मदद आपके तहत दूसरों की मदद करें, अपनी मदद करें और अपनी जान एटलीस्ट बचा सकें। क्योंकि और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो करने की ज़रूरत है इन सैलाबों के बाद, ये करना चाहिए कि हुकूमत को चाहिए कि एक मैपिंग स्टडी करवाएँ और देखें कि कौन-कौन से क्लाइमेट वल्नरेबल हॉटस्पॉट्स हैं, और उन हॉटस्पॉट से लोगों को रीलोकेट करें। सिर्फ़ ये बताना ज़रूरी नहीं है कि ये इलाके डेंजरस हैं, आप यहाँ पे घर ना बनाएँ, बल्कि उनको अल्टरनेट जगह प्रोवाइड करें। वो उनके पास इतना पैसा नहीं है कि फिर से जो है वो एक नई जगह जी। ज़मीन खरीदें जहाँ पे क्लाइमेट एक्सट्रीम्स ना आपको देखने को मिलें। इसके अलावा जो मैं क्विकली एक बात करती चलूँ, वो ये है कि आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो मेजर शहर हैं, उनसे शिफ्ट करके आपको टाउन्स और कस्बों में भी लानी पड़ेंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो आपकी आबादियाँ शहरों में बढ़ जाती हैं, बड़े-बड़े लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा जैसे आपको इलाके नज़र आते हैं। गिलगित-बल्तिस्तान की तरफ जाएँ तो स्कर्दू के इलाके आपको नज़र आते हैं। तो ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपको बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। इसी वजह से लोग बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ की सर्च में आके सेटल हो जाते हैं, उनको एजुकेशन और हेल्थ एक्सेस चाहिए होता है। तो अगर ये हम फैसिलिटीज़ जो है वो टाउन्स और रूरल एरियाज़ में भी देंगे, तो लोग बहुत ज़्यादा आपके शहरों की तरफ नहीं जाएँगे, तो आपकी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ उस तरह से बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करेंगी। तो बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरा ख़्याल है इस पे पूरा प्रोग्राम हो सकता है कि क्या करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। मल्टीपल लेवल पे बहुत ज़्यादा चीज़ें काम करने की ज़रूरत है क्लाइमेट चेंज पे। जी। मरियम, एक चीज़ जो मैं हमेशा सुनती आई हूँ और आप भी ज़ाहिर बात है इस बात को जानती हैं कि हमेशा ये कहा जाता है, जिस तरह आपने कहा ना कि पहले से जो है एक तो आपको फ़ौरी इक़दामात करने तो उस वक़्त होता है ना जिस वक़्त आपके पास ये एकदम से पता चला कि हो गया, डिज़ास्टर होने वाला है या ये चीज़ें होनी, इतनी इंटेंस बारिशें होनी हैं। ये पहले से किस तरह से पता चले, क्योंकि हमारे यहाँ तो पहले अगर बताते भी हैं तो कोई मेज़रमेंट नहीं किए जाते। लेकिन हमने एक चीज़ हमेशा सुनी है, जो मैंने सुना है, मास्टर प्लान। ये मास्टर प्लान क्या होता है? क्या यही सब कुछ मास्टर प्लान में आता है? जी, देखिए जो प्लानिंग की बात होती है, हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट करते ये हैं कि आपके पास फ़ोरकास्ट का डेटा आ जाता है, आपको रिसर्च ने बताया हुआ है कि आपकी क्लाइमेट एक्सट्रीम्स आएँगे। ये फ़ोरकास्ट भी बारिशों की हुई थी। जी। जो अनप्रेडिक्टेबल एक चीज़ हुई है वो क्लाउड बर्स्ट है। ये एक नया फिनोमेना पाकिस्तान में एटलीस्ट पहाड़ी इलाकों में हो रहा है, और इसको फ़ोरकास्ट करना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हमारे पास वो रेडार सिस्टम नहीं है। जी। तो इस वज़ह से जो है वो उसको लेकिन रेडार सिस्टम लाया जा सकता है। अब पता चल गया है कि आपके पहाड़ी इलाकों में ये फिनोमेनास हो रहे हैं, तो आप रेडार सिस्टम वहाँ पे लगाएँ, डेटा जनरेट करें, तो 2 से 7 घंटे की विंडो जो है वो डेटा जन की बेस पे मिल जाती है आपको क्लाउड बर्स्ट के लिए। वहाँ से लोग एटलीस्ट अपनी जान बचाने के लिए निकल सकते हैं उन इलाकों से। जहाँ तक आपने बात की कि मास्टर प्लान,
मास्टर प्लान जो है ये हर एक शहर का ओरिजिनली जो है वो एक प्लान था, खासतौर पर इस्लामाबाद का था, जी। जिसमें आपके बरसाती नालों का तयन किया गया था कि ये जब आपकी ज़्यादा बारिशें होंगी तो बरसाती नालों से पानी गुजरेगा। लेकिन हुआ ये वक्त के साथ साथ कि आपके जो बरसाती नाले हैं उनके ऊपर घर बना दिए, कि इसके अलावा इसके इर्द गिर्द आप कराची की खासतौर पर मिसाल है तो स्लम्स आपके इर्द गिर्द बस के आके और वो कचरा बीच में सारा आपका फेंक देते होते हैं। जी। नालों की सफाई का बंदोबस्त नहीं होता है आपकी। इसी तरह आबादियां जो बढ़ गई हैं बहुत ज़्यादा, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़, कराची की सिर्फ बात करें तो 300 से ज़ायद इस वक्त सिर्फ कराची में प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। तो वो आपका उस तरह से ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपका ख़त्म होता जा रहा है। आपका फॉरेस्ट कवर, जो ग्रीन कवर जिसको बोलते हैं, वो ख़त्म हो रहा है। और जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, अंडर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड लॉ, उनको 5% जो है वो ग्रीन कवर प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में करना होता है। अब ये हुकूमती इदारों का काम है कि उसको चेक करें कि वो इन्फोर्स कर रहे हैं या जी। नहीं कर रहे जी। हैं। तो मास्टर प्लान जो है बेसिकली उसको अब चेंज करने की ज़रूरत है। अब जहाँ पे घर बन गया, आप लोगों के गिरा नहीं सकते, उनकी ज़िंदगी की जमा पूँजियाँ लगी हुई हैं। आप करें ये कि जो नए रास्ते हैं पानी के, उनका तयन करें, ताकि जब ज़्यादा बारिशें हों तो ज़मीन ऐसी हो, बिल्कुल सही। वेटलैंड्स बनाए जा सकते हैं जो आपका पानी ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करते हैं। वो आपके लिए इफ़ेक्टिव होते हैं। ऐसे प्लांट्स लगाए जा सकते हैं जो आपका पानी बहुत ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करते हैं सैलाब की सूरत में। मज़ीद इंडिजिनस प्लांट्स लगाने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि जो उसकी रूट्स होती हैं ज़मीन को जकड़ के रखती हैं, और आपके जो लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रिगर्ड, जिसमें आपकी मड आ रही है और पथरीले नॉर्दर्न एरियाज़ में आ रहे हैं। तो ये अवॉइड किया जा सकता है सिर्फ सिंपल सॉल्यूशन से भी, जैसे दरख्त लगाने से। जी। लेकिन टिम्बर माफिया भी एक चैलेंज है पाकिस्तान में, उस पे भी फॉरेस्ट एक्ट के अंडर जो है वो उनको भी ज़रा लगाम खींचने की ज़रूरत है। और आई थिंक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए पैसा दरकार है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए पॉलिटिकल विल दरकार है। उसी से जो है वो चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन शॉर्ट टर्म इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म काम करना पड़ेगा इस पर। और अनफॉर्चुनेटली सिर्फ पिछले 25 साल का देखें तो इतने ज़्यादा सैलाब और ये आफात हमारी आ चुकी हैं, जी। लेकिन हमारे इदारे जो है वो रिएक्टिव मेजर्स पे अभी तक हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि उनको पहले मिटिगेशन पे काम करना है, उनको प्रिपेयर्डनेस पे काम करना है। ये 2 स्टेप्स हैं जो आपके आफ़त आने से पहले के होते हैं। इन दोनों स्टेप्स पे हमें काम होता नज़र नहीं आता है। जब जैसे ही ये सैलाब या इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, तो फिर हमारे इदारे जो है वो हरकत में आ जाते हैं। फिर डिस्कनेक्ट आपका गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के बीच में आपको नज़र आता है। बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स आपको नज़र नहीं आती हैं। आपकी काउंसिल्स क्लाइमेट चेंज की हैं, आपके एक्ट हैं, उसके अंडर डिफरेंट कमेटीज़ हैं जिनको मिलना होता है। मैं खुद जब पाकिस्तान में थी तो आई वाज़ एडवाइजरी मेंबर टू द नेशनल स्टैंडिंग कमेटी ऑन क्लाइमेट चेंज। फॉर 3 इयर्स ये सेलेक्ट करते हैं एक्सपर्ट लोगों को, लेकिन ट्रस्ट मी 3 सालों में एक दफ़ा भी गवर्नमेंट ने मीटिंग कॉल नहीं की कि उनको कोई इश्यू है तो हमें इसका सॉल्यूशन बताएँ। इसके अलावा आपकी जो काउंसिल्स हैं, दे आर सपोज्ड टू मीट साल में 3 से 4 दफ़ा उनको मिलना होता है। लेकिन जब से काउंसिल्स क्लाइमेट चेंज की बनी हैं, जिसमें प्रोविंसेस के सीएम्स आपके होते हैं, जी। आपके प्राइम मिनिस्टर उसमें होता है, जिसमें मिलके वो काम करते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, वो एक दफ़ा भी नहीं मिले हैं जब से। कई सालों से ये बनी हुई है, आपकी दहाइयों से, अब तो दहाई से ऊपर भी हो गया इसको बने हुए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, और मेरा ख़्याल है कि अवेयरनेस पे इस वक़्त काम करने की ज़रूरत है। जो अगले इलेक्शंस हों, इसमें हमारी आवाम को जो है वो ये देखना चाहिए कि एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज का गवर्नमेंट का एजेंडा क्या है, वो लोगों के लिए इस पे क्या करेंगे रेज़िलियंस बिल्डिंग के लिए। बिल्कुल। इस बेसिस पे जो है वो आप वोट अपने नुमाइंदों को दें। इसके अलावा आप किसी बेसिस पे जो है वो बिल्कुल किसी को सही वोट। बात आपने की मरियम, बहुत शुक्रिया। मरियम शब्बीर हमारे साथ थी। रोटी, कपड़ा, मकान से निकल के जो है इस वक्त आवाम को, बिल्कुल उन्होंने सही बात कही कि इस बात को सोचना है कि आइंदा लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है, ख़ास तौर से क्लाइमेट चेंज के हवाले से हुकूमत क्या करिए, इस पे आवाम को सोचना ही पड़ेगा। और जब भी जो है आवाम को साथ भी देना है और वोट भी देना है। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।